नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए DB लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया DB लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। नजदीक से आपने देखा, इसलिए भी आपसे भी समझूं। देखिए क्या हुआ, महाराष्ट्र में इनकी वॉशिंग मशीन ने बहुत सारी सफाई अपनी ही कर दी। मतलब कि अपने ही कपड़े धो डाले इन्होंने। अब वो जो है उसका कैसे इस्तेमाल करें, वो चाहते थे ये कि जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी में जो रेसिस्टेंस था, सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस यहीं से होने वाला था, उसको सफाई करना। मतलब गडकरी का आगे के लिए वो चाहते थे रास्ता ब्लॉक करना, इसीलिए उन सारे इक्वेशन उन्होंने बदल डाले और उन्होंने अपनी ही पार्टी को, फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया। फिर उसके बाद बाहर से ले आया एकनाथ शिंदे को, उसको महायुति जिसको आप कहते हैं उसका लीडर बना दिया। तो जो उनके पास जो एडवांटेज था, खुद का एडवांटेज जो पहले से ही था, उसको उन्होंने खुद ही नष्ट कर डाला। वो ऐसा नहीं था, अगर वो सरकार नहीं गिराते, अगर वो उनकी सरकार बनी रहने देते तो एक एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ता उनको, एनसीपी को और शिवसेना को, कांग्रेस, तीनों को। उन्होंने एक तो उनको एंटी इनकम्बेंसी से बाहर कर दिया। दूसरा है कि ऐसे इक्वेशंस बनाए जो इक्वेशंस नेचुरल नहीं थे। न अजीत पवार उनके साथ रहने वाले हैं परमानेंटली, न एकनाथ शिंदे रह सकते हैं। तो वो भी नहीं था कि कोई एक नेचुरल अलायंस हो। तो महायुति नाम की कोई चीज़ है नहीं यहाँ, और एक दूसरे के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, ये भी लोगों को अंदाजा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वोट डालने गए थे पिछले बारामती में, तो जो कमल के समर्थक थे वो कमल चिन्ह नहीं था, इसलिए वोट डालने ही नहीं गए। तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया है। दूसरा है क्या कि जिस तरह की मतलब फेटिक, जिस तरह से थक उबाऊ आ गए, उब गए हैं लोग नरेंद्र मोदी से, वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र का कंसिस्टेंटली सबसे ज़्यादा कम रहा। तो वो भी ये दिखाता है कि एक विड्रॉल सिम्टम जो है यहाँ के लोगों में है, मतदाताओं में। मेरा भी अंदाज़ा, मैं जल्दी से आपको सम अप करूँगा कि जो सिचुएशंस हैं इसमें सबसे बड़ी पार्टी के, मतलब यहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव होगी और उनको काफ़ी सीटें मिलने वाली है ज़्यादा। मतलब बम्बई वगैरह में, बम्बई के बारे में एक ये भी जान लीजिए कि बम्बई में 6 की 6 से 6 सीटें मिलती रही हैं दोनों को। मतलब पहले भी 2009 में मेरे ख्याल में 6 सीटें थी कांग्रेस के वाले, ये कांग्रेस के पास गठबंधन जो है, और जो 6 सीटें इधर थी, क्या कहते हैं, 2014 में बीजेपी के पास। इसके पहले 5-1 था। राम नाईक यहाँ लगातार चुने जाते थे, बाकी 5 सीटें कांग्रेस जीतती थी। तो यहाँ पर उलट जाएगा पूरा, जो 6 है, 6 में 6, और वहाँ जो ठाणे की 2 सीटें हैं, कल्याण और ठाणे, वो दोनों सीटें भी उनकी जाने वाली है, इसका पूरा अंदाजा है। तो समझ लीजिए कि 8 तो ये क्लियर कट विन दिख रहा है जो अभी के फेज में, और बाकी सब मिला के 30 से 35 वाला जो है मतलब दावा, उसमें मुझको सच्चाई दिखती है। नीति में क्या कुछ होने जा रहा है, ये सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव परसों समाप्त हो जाएगा, कल चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और सोमवार को यहाँ का चुनाव पूरा पैक हो जाएगा। और इसके बाद महाराष्ट्र पर नजरें, निगाहें जो हैं टिकी इसलिए भी रहेंगी क्योंकि 48 सीटें हैं, कम नहीं होती हैं 48 सीटें। इन 48 में से 41 सीटें एनडीए जीत कर आई थी 2019 में, लेकिन 2024 क्या 2019 की तरह है, ये बहुत दिलचस्प है ये समझना। लेकिन उससे पहले चर्चा आगे बढ़ाऊं और अनिल सिन्हा साहब आपके पास आना चाहता हूं। अनिल जी, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल, अब 5वें चरण का मतदान सामने है और इस चुनाव को की दिशा क्या अभी तक आपने अपने विश्लेषणों के आधार पे तय मान लिया, उस लाइन में आप लेके जा पाए हैं अभी तक कि हाँ ये चुनाव जो है वो अब पैक हो चुका है? मुझको लग रहा है कि वो हो गया करीब करीब, जो अब चौथे फेज के बाद से
जो लग रहा है कि पूरा पैक हो गया है। मतलब नैरेटिव बनाने में नाकाम रही है बीजेपी। और मोदी जी के साथ एक और बड़ी दिक्कत हो गई। अब देखिए क्या है कि जरा ऑप्टिक्स भी देखिए, अखिलेश हैं, मतलब उनका इलाज देखिए, ये क्या कहते हैं जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं, इंडिया गठबंधन के, राहुल गांधी कहीं जाते हैं, तेजस्वी हो या अखिलेश हो, उधर स्टाइलिंग देखिए जो पूरा है। इसमें आपको लगेगा कि एक दूसरे के लिए सम्मान भी है, एक दूसरे को आगे ले जाना है। तो जो स्ट्रक्चरल है यूनिटी वो तो है ही, साथ में एक तरह से इमोशनल तरह का बॉन्डिंग भी दिख रहा है। इन लोगों को लग रहा है कि हम एक दूसरे की मदद करें। आप देख लीजिए कि मोदी जी अकेले हैं और उनका अगर है कोई तो मतलब हम एक और हमारे एक है जो अमित शाह जी, इसके अलावा आपको कोई दिखेगा नहीं। इवन पार्टी के अंदर में भी मुझको लग रहा है कि वो उस तरह का माहौल नहीं दिख रहा है जो बाकी इंडिया गठबंधन में। दूसरा है क्या कि जो शिफ्टिंग नैरेटिव के कारण अब जो हमको लग रहा है तीन जो बचा हुआ है फेज, जो अब हो जाएगा जल्दी जल्दी, वो उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनलिज्म को ही मुख्य मुद्दा रखें, हिंदू मुसलमान को भी। और वो मुद्दा देखिए कि उसका कितना असर था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब राम मंदिर वाले मामले को लेकर के इतना हाइप बनाया और उसको कर रहे हैं, उसको बार बार रिवाइव कर रहे हैं। देखिए वो मुद्दा जो टेक ऑफ नहीं कर पाया उसको रिवाइव कर रहे हैं कि ताला लग जाएगा तो बुलडोजर हो जाएगा, मतलब जितना संभव है उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाए लोगों के जहन में, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो रहा। तो मुझको लग रहा है क्या कि अब वो पैक हो गया है और अब गिनती में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये मुश्किल है कि बीजेपी उसको टच कर पाएगी, मतलब कहीं से भी जो ये है क्या कहते हैं बहुमत का आंकड़ा है उसको वहाँ तक पहुँच पाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ जरूर रखता हूँ सबके सामने कि उनको आसान मत समझिए, झोला उन्होंने उसको टांग दिया है वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में, तो उसको वो छोड़ने के लिए मतलब उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो आपको उतार के उनके हाथ में डालना होगा और इसके लिए उन्होंने पूरा बंदोबस्त भी किया है, जो गार्ड्स हैं लगा कर रखे हैं कि झोला जो है वो छू ना पाए जो उनको दे दे। तो इसीलिए वो इतना आसान नहीं होगा। हर तरह का आप देखेंगे जो भी है मतलब बेईमानी और जो है उसको करने से वो चूकेंगे नहीं, इसका ऑलवेज ख्याल रखना चाहिए। हम लोगों को भी लोगों को इसके लिए आगाह करना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो जाने के लिए नहीं तैयार है, बहुमत नहीं मिलने पर भी, तो उनको अमेरिका वाली स्थिति पैदा करने ना दिया जाए उसको। ट्रंप जिस तरह से नहीं जाना चाहते थे और अंतिम दम तक उन्होंने कोशिश की कि बने ही रहे वहाँ, तो वो उसको आपको करना पड़ेगा, उसको रेसिस्ट करना पड़ेगा। ये लोगों की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन झोला उल्टा टांगना जो कह रहे हैं आप, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और जरा अब क्लोजिंग की तरफ आते हैं और प्रशांत टंडन जी आपसे समझो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।